नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी बहुत सारी अपडेट, चाहे वो स्टडी वीज़ा के बारे में हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हो, चाहे MBBS के बारे में हो, चाहे स्पोर्ट्स वीज़ा के बारे में हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कम बजट के अंदर किसी कंट्री में जाना। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो वो आप कम बजट में जा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पहले यूरोपियन कंट्री। ऐसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे आप कम बजट के अंदर जा सकते हैं, जहाँ फ्री स्टडी के लिए जा सकते हैं, या स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस कंट्री के बारे में जहाँ कम बजट भी हो और वीज़ा भी इजीली मिल जाए, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ना पड़े और बजट भी कम लगे और जो आपके फ़ंड दिखाने होते हैं वो भी कम लगे। तो पहले नंबर में जो कंट्री आती है वीज़ा देने के लिए वो है लाटविया कंट्री। लाटविया की जो कैपिटल है वो रीगा है। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट के कॉलेज भी हैं, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे आप विदाउट IELTS भी अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि आपके 60% नंबर होने चाहिए। अगर आप पंजाब से हैं, हरियाणा से, तो कम से कम आपके पास 5.5 बैंड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 5.5 बैंड नहीं है, विदाउट अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके रिफ्यूज़ल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पंजाब और हरियाणा को इतनी जल्दी वीज़ा इजीली नहीं देते हैं। जो आर्ट्स वाले बच्चे अप्लाई कर देते हैं विदाउट IELTS, उनका तो इंटरव्यू पहले दिन ही रिजेक्ट हो जाता है। जब वो एम्बेसी में जाते हैं वहाँ पे आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉन मेडिकल और कॉमर्स वाले बच्चे और मेडिकल वाले बच्चे यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, बट वहाँ पे उनको वीज़ा में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू क्लियर करना बहुत ही ईजी है। नॉन मेडिकल, कॉमर्स और मेडिकल स्टूडेंट वालों के लिए, आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती है, इसलिए वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमिक्स आ गया या मैथमेटिक्स कर रखी है, तो आप इंटरव्यू वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। पर दिक्कत आती है वीज़ा लेने के लिए। जब आप वीज़ा लेने जाते हैं वहाँ पे हमको निराशा ही हाथ मिलती है। ये बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो पंजाब और हरियाणा से हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद लोग क्या कहते हैं, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई वहाँ से पुर्तगाल जा रहा है, कोई स्पेन जा रहा है, जिस वजह से जो लाटविया कंट्री उन्होंने वीज़ा देना थोड़ा कम कर दिया है जो पंजाब और हरियाणा से हैं। अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र से हैं, कोलकाता से हैं, तमिलनाडु से हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश से हैं, या यूपी से हैं, बिहार से हैं, JNK से हैं, तो आप विदाउट IELTS वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बड़ी इजीली आप वीज़ा ले सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप किस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, बैचलर के लिए जा रहे हैं या मास्टर के लिए जा रहे हैं। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 10th और 12th के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 2-3 साल का गैप है तो उसमें कोई इशू नहीं है, तो आप IELTS का डॉक्यूमेंट दिखा के अपना वीज़ा ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 LOR लेटर होने चाहिए। अगर आपके पास LOR का सैंपल नहीं है, हम आपको सैंपल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक MOI का रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपके पास IELTS है तो MOI का रिक्वायरमेंट नहीं है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट है, आपका यूरो पास होना चाहिए और आपका SOP लेटर होना चाहिए। SOP लेटर में क्या होता है, आपका मोटिवेशन लेटर है कि आपने ये कंट्री जो चूज़ की है पढ़ने के लिए, तो आप यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, फ्यूचर प्लान क्या है आपका। इसमें ऐसे बहुत सारे लेटर में आपको मेंशन करना होता है। जो ये SOP है, मोटिवेशन लेटर है, कम से कम 2-3 पेज का होना चाहिए। और आपका जो यूरो पास है, जिसे हम रिज्यूम कहते हैं यूरोप का, वो कम से कम 1.5 या 2 पेज का होना चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं, जब आप वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी में जाते हैं, तो एम्बेसी में जाने के लिए आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए, जो कि आपके फादर या मदर के डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। अगर आप चाचा के दिखा रहे हैं, मामा के दिखा रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के दिखा रहे हैं, वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे जिसका नाम है, फादर मदर के नाम है, तो उन्हीं के ही डॉक्यूमेंट वहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। इनकम सोर्स वाले पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई, इनकम सोर्स के डॉक्यूमेंट चाहे जॉब के हों चाहे बिजनेस के हों, वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप फंड दिखा रहे हैं तो कम से कम आपके पास 6 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में आपके पास फंड स्टेटमेंट होनी चाहिए। कोशिश करें जितने ज़्यादा फंड दिखाने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी आपको वीज़ा मिलने थोड़े चांसेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, फंड कम दिखा देते हैं, तो एम्बेसी कई बार कहती है कि आप 3 दिन के अंदर आप 2 लाख रुपये और डलवा के दिखा दीजिए, हम आपको वीज़ा दे देंगे। ऐसी दिक्कत भी होती है। तो इसलिए अच्छा है कि हम 1-2 लाख रुपये एक्स्ट्रा पहले से जिसकी वजह से हमें दोबारा बैंक स्टेटमेंट निकालनी ना पड़े। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर वो 6 लाख मांग रहे हैं तो आप 8 लाख रुपये दिखाइए। अगर वो 8 लाख मांग रहे हैं तो 10 लाख रुपये की बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, जिसकी वजह से आपको जो भागदौड़ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ का जो बजट की बात कर ले, कम से कम 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के अंदर आपको स्टडी वीज़ा वहाँ पे हो जाता है। कॉलेज की फ़ीस, इंटरव्यू फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस, हेल्थ इंश्योरेंस, PCC का खर्चा, पोस्टल का खर्चा, एयर टिकट का खर्चा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी सर्विस ले रहे हैं। खुद अप्लाई करने में फ़र्क है, दूसरे से अप्लाई करवाते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क है, तो ऊपर नीचे बजट हो जाता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उनका बजट थोड़ा कम हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है। वहाँ पे कुछ पेमेंट होती है, जैसे फ़ीस होती है जिसे हम कह लो, या फिर सिक्योरिटी पेमेंट कह लो, वहाँ पे वो जमा करनी पड़ती है। कम से कम 500 यूरो जमा करनी पड़ती है। वो जो 500 यूरो वो आपको आफ्टर स्टडी आपको मिल जाती है। अगर आप कंट्री मूव कर जाते हैं तो आपको वो 500 यूरो आपको नहीं मिलता है।
तो ये होगी लाटविया कंट्री के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कंट्री के बारे में, वो है जहाँ पे इजीली वीज़ा लिया जा सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उस कंट्री में आपको स्कॉलरशिप मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो कंट्री का नाम बताते हैं, वो है कंट्री लुथानिया। अगर आप लुथानिया में अप्लाई करते हैं विद आइलेट्स के साथ 80% नंबर हैं, अगर आप उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। जितनी भी आपकी फ़ीस है वो सारी माफ़ कर दी जाएगी। अगर 3 लाख फ़ीस है, 6 लाख फ़ीस है, 10 लाख फ़ीस है, वो सारी की सारी माफ़ कर दी जाएगी। अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, एग्ज़ाम को आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। अगर आपने एग्ज़ाम कैसे देना आपको सारा कुछ बताया जाएगा। अगर आप लुथानिया जाना चाहते हैं फ्री स्टडी के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको जो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस वो देनी पड़ेगी। कम से कम जो फ़ीस वहाँ पे स्टार्ट होती है वो 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के अंदर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल जाती है जहाँ पे अप्लाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें जब भी आप वहाँ पे अप्लाई करें, विद आइल्स के साथ अप्लाई करें। 5.5 बैंड होने चाहिए। अगर आप पंजाब हरियाणा से, उनके लिए भी आइल्स मैंडेटरी है। गैप का 2-3 साल है तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आप बैचलर और मास्टर दोनों के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जो आपको इंटर्नशिप भी करवाती हैं फ्री में, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, आपके पास 80% नंबर होने चाहिए, आपके पास आइलेट्स होना चाहिए और उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपने पास करना वो। अगर आप 3 चीज़ें क्वालिफाई कर जाते हैं आपकी सारी की सारी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 60% के नंबर आसपास हैं, 5.5 बैंड हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो आपको फ़ीस वही देनी पड़ेगी जो फ़ीस उन्होंने मेंशन कर रखी है। कोशिश करें आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जहाँ पे बहुत कम फ़ीस है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए 100 यूरो की फ़ीस होती है या 150 यूरो की फ़ीस होती है। वो अप्लाई करने के लिए होती है, वहाँ उसी में आपका इंटरव्यू निकल जाता है, उसी में आपका एग्ज़ाम भी निकल जाता है। वो जो फ़ीस होती है नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है। आप किसी भी कंट्री में एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई करते हैं या इंटरव्यू फ़ीस अप्लाई करते हैं या ऑफर लेटर फ़ीस अप्लाई करते हैं, वो फ़ीस कभी रिफंडेबल नहीं होती है, क्योंकि वो उनको एफर्ट के पैसे होते हैं। उन्हें साफ तौर पे मेंशन किया होता है अगर आप इंटरव्यू रिजेक्ट कर जाते हैं या एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो आपकी जो फ़ीस है जो आपने जमा कराई 100 यूरो या 150 यूरो, वो नॉन रिफंडेबल ही रहेगी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जब वहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको रेडी करने पड़ते हैं वीज़ा के लिए। वही जैसे लाटविया में मेंशन किया था, आपके पास पीसीसी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, फादर के इनकम सोर्स, और आपके पास आईटीआर होनी चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप एम्बेसी में फाइल जमा करा सकते हैं। लुथानिया में इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना, जब भी आप लुथानिया में अप्लाई करें कन्फर्म टिकट हमेशा लगाएं। अगर आप कन्फर्म टिकट नहीं देंगे तो आपको एम्बेसी का जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर एम्बेसी से आपको मेल आ जाता है आप कन्फर्म टिकट जमा कराइए तभी हम आपको वीज़ा या रिजल्ट दे पाएंगे, अदरवाइज हम आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो इससे अच्छा कि जब भी आप फाइल जमा कराएं लुथानिया कंट्री के अंदर तो आप कन्फर्म टिकट जरूर लगाएं। तो टिकट भी वही लगाएं जो कैंसिल भी हो जाए कल का, आपको इन केस आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपकी जो फीस जो आपने एयर टिकट को पैसे दिए वो सारे के सारे आपके पैसे वापस आ जाएं। तो यह कंट्री थी लुथानिया जहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के साथ और विदाउट स्कॉलरशिप के साथ, आइलेट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लुथानिया के अंदर विदाउट अप्लाई करना चाहते हैं उसके भी थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप नॉन मेडिकल और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट से मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी में तो स्टडी फ्री है, अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं इस बजट के अंदर नहीं लेके आ सकता कैटेगरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए जो कि 10.5 से लेकर 11 लाख का ब्लॉक अकाउंट है। क्योंकि अब वो तो 11-10 लाख का जो अकाउंट है वो तो होना चाहिए। उसके बाद जो एक्सटर्नल जो पैसे लगेंगे या अदर पैसे जैसे एम्बेसी फ़ीस हो गई, अपॉइंटमेंट की फ़ीस हो गई, टेस्ट का एग्ज़ाम भी देना है, एपीएस भी करवाना है, एयर टिकट भी लगेगी, कुछ कंसल्टेंसी फ़ीस भी लग जाती है, कुछ अलग से पैसे भी लग जाते हैं। तो घूम फिर के देखा जाए तो 15 लाख तक बजट पहुंच जाता है। तो जर्मनी कंट्री को मैं यहाँ से थोड़ा रिमूव करने जा रहा हूँ अपनी कैटेगरी के अंदर जो कम बजट में आती है। कम बजट में आती है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, अगर आप वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं तीसरी कंट्री एस्टोनिया। एस्टोनिया में अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एस्टोनिया का जो प्रोसेस है बिल्कुल लुथानिया की तरह है, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटेक सिर्फ एक ही होता है, सितंबर इंटेक में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का जो बजट है थोड़ा 50,000 से लेकर 70,000 पे यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट जा सकते हैं और नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए थोड़ा एक एग्ज़ाम होता है और वो एक इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू वो क्लियर कर नहीं पाता है क्योंकि उनका जो इंटरव्यू और जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा मैथमेटिक्स होता है, जिसे क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है आर्ट्स वालों के लिए। जो नॉन मेडिकल वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, बहुत आसानी वे से वो क्लियर कर लेते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें आपकी जो टाइमिंग है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए एस्टोनिया के लिए। अगर आपने सितंबर में फ़ाइल जमा कराए तो सितंबर में ही होनी चाहिए, ये ना हो कि 15 सितंबर अक्टूबर के अंदर फ़ाइल जमा कराएं। इसमें यह होता है कि आपका अगर टाइम पे फाइल नहीं पहुंचती तो आपके रिजेक्शन के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने फाइल बहुत लेट जमा कराई थी। उसके कारण ये था कि लोगों के पास फ़ीस जमा कराने का टाइम नहीं था। जिस दिन फ़ीस आ गई थी तो ऑफर लेटर का जो टाइम मेंशन किया हुआ था फ़ीस भेजने के लिए वो पीरियड निकल गया था,
दोबारा फिर से इन्वॉइस मंगाया गया था, फिर दोबारा फीस भेजी गई। तो ऐसे करते करते जो प्रोसेस था वो लेट होता गया था। आपने इसलिए गलती दोबारा नहीं करें। आप जब भी किसी कंट्री में अप्लाई करें, जैसे इन्वॉइस आता है कोशिश करें 2-3 दिन के अंदर ही आप फीस ट्रांसफ़र करें। जो लास्ट डेट होती है उसका आप वेट ना करें। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रोसेस बहुत ही लेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं जो आपकी फ़ाइल में जमा करानी होती है, जिसमें एग्रीमेंट होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। वही जो डॉक्यूमेंट निकाल के प्रिंट आउट करके आपको एम्बेसी में जमा करने होते हैं। आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इटली कंट्री के बारे में। अगर आप इटली में जाना चाहते हैं, वहाँ पे ऐसी बहुत 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको स्टडी मिल जाती है। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास SAT एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर आप SAT जिसे हम सेट बोलते हैं, अगर आपका सेट का एग्ज़ाम है तो आप इटली में 100% एडमिशन वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे किसी प्रकार के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। MOI और IELTS साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से, उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ पे अप्लाई ना करें, क्योंकि पिछले 4-5 साल से कोई ज़्यादा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा इटली का। अगर आप 100% इटली जाना चाहते हैं, पंजाब हरियाणा से जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है, आप जाना ही चाहते हैं, तो यहाँ से आप SAT का एग्ज़ाम की तैयारी करके जाएँ। उससे ये क्या होगा, आपको एडमिशन 100% मिल जाएगा और वीज़ा भी आपको गारंटेड मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो वहाँ पे वीज़ा और एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो पूरी करनी होती है, DOB प्री इनरोलमेंट के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपने उस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप फ्री स्टडी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई कर रहे हैं इटली के अंदर, तो उनका एक ही इंटेक होता है, वो सितंबर इंटेक में अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आपको फूड अकोमोडेशन फ्री मिल जाता है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं लग पाता है तो आपको फ़ीस कम मिल जाती है, जिसमें से कि 1 लाख से लेकर 2-3 लाख रुपए तक फ़ीस आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी जहाँ पे बिल्कुल फ़ीस नहीं है, 0 फ़ीस है, ऑफर लेटर की भी कोई फ़ीस नहीं है। एक छोटी सी इंटरव्यू होती है, वो दे के आप क्लियर करके आप वहाँ पे अपना एडमिशन लेटर ले सकते हैं। उसके बाद जब आप एम्बेसी में फ़ाइल जमा कराएं, आपके पास DOB प्री इनरोलमेंट PCC होना चाहिए और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 9 लाख तक के होना चाहिए। तो आप वहाँ से आप आराम से वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप इटली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भी हम इससे व्हाट्सएप पे या कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी कंट्री जहाँ पे बजट कम है या फ़ीस माफ़ है या स्कॉलरशिप है, पर वहाँ पे वीज़ा लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी कंट्री का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, उस कंट्री के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मैं नाम बताने जा रहा तो आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, चाहे खुद अप्लाई करने की कोशिश करें, किसी कंसल्टेंट जितना भी जोर लगाए बिल्कुल अप्लाई ना करें। अगर मैं भी बोलता हूँ अप्लाई करें तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। तो वो कंट्री है पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, माल्टा, स्लोवेनिया। तो मैं हर पर्सन को ये रिकमेंड करूँगा कि इन कंट्री में बिल्कुल अप्लाई ना करें। यहाँ पे जो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ही ख़राब है, इंक्लूडेड इटली में भी वीज़ा लेना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो के अंदर कि अगर आपके पास SAT सेट का एग्ज़ाम है तो भी आप इटली में अप्लाई करें, अदरवाइज़ अप्लाई ना करें। तो चौथी कंट्री आ जाती है अप्लाई करने के लिए, वो है बेल्जियम। अगर आप बेल्जियम में जाना चाहते हैं, वहाँ पे 2 लाख से लेकर फ़ीस स्टार्ट हो जाती है, चाहे बैचलर के लिए हो चाहे मास्टर के लिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे IELTS की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आपको भी SAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। SAT का एग्ज़ाम दे के आप वहाँ पे बेल्जियम में एडमिशन ले सकते हैं। 2 से लेकर 3 लाख के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहाँ का जो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है। पर जहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे एक ही इंटेक होता है सितंबर का। अगर आप सितंबर इंटेक में जा रहे हैं तो आपका एडमिशन अगर आ जाता है तो फ़ीस ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपको वहाँ पे वीज़ा लेना बहुत इजी होता है। अगर आप बेल्जियम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप एडमिशन लेटर ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम पूरा जानकारी दे सकते हैं। तो ये थी सारी कंट्री जहाँ पे आप वीज़ा ले सकते हैं बड़ी इजी वे से। तो जितनी भी कंट्री मैंने बताई हैं, लाटविया है, इटली है, लुथानिया है और बेल्जियम है, ये सारी की सारी कंट्री वीज़ा देने के लिए बहुत ही लीनियट है, बहुत ही इजी वे से एडमिशन ले सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप इन कंट्रियों से रिफ्यूज़ हैं, अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं शेंगन के अंदर, तो गलती से भी अप्लाई ना करें, क्योंकि जब आप इन कंट्रियों से रिफ्यूज़ हो जाते हैं, कम बजट वाली कंट्रियों से रिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो आपको बड़ी कंट्री वीज़ा देने में दिक्कत करती है। जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी से फ्यूज़ होकर आप इन कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा, वीज़े में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप थोड़ा कन्फ्यूज़ है, रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं या एडमिशन अप्लाई करें, एडमिशन नहीं आ पा रही हैं, तो इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट में मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको जर्मनी के बारे में, जर्मनी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं कम बजट के अंदर। उसका जो बताया गया है टेस्ट AS के बारे में, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा कि आप वहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी हम गुड न्यूज़ लेके आने वाले हैं जर्मनी के बारे में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट और टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।